नमस्कार। आज हम भारत से क्रोएशिया जाने की जो वर्क वीज़ा प्रक्रिया है उस पर ज़रा गहराई से नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास प्रदीप सिंह के लिए तैयार की गई कुछ जानकारी है जो खास तौर पर 2025 की प्रक्रिया के मुख्य कदमों को बताती है। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद ये है कि इस पूरे रास्ते को, इस प्रक्रिया को ठीक से समझें ताकि जो लोग क्रोएशिया में काम करने का सोच रहे हैं उन्हें एक साफ तस्वीर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कई हिस्सों में बटी हुई है और हर कदम, हर स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ठीक से समझना वाकई काम आ सकता है। तो फिर सबसे पहला कदम क्या है? मेरा अंदाजा है कि बिना नौकरी के तो शायद बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त ही यही है, क्रोएशिया की किसी कंपनी से एक पक्का कंफर्म्ड जॉब ऑफर। इसके बिना तो वीजा की अर्जी का सवाल ही नहीं उठता। और ये भी दिलचस्प है कि भारतीयों के लिए कुछ खास तरह के कामों में मौके ज्यादा दिख रहे हैं। अच्छा, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, वेयरहाउस या फैक्ट्री का काम, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, खेतीबाड़ी का काम भी है, ट्रक या डिलीवरी ड्राइविंग, और शिपयार्ड में भी काफी लेबर की जरूरत रहती है। समझ गया। ये नौकरियां क्रोएशिया में किस तरह की जरूरतों को पूरा करती हैं? मतलब क्यों इतनी मांग है इन सेक्टर्स में? दरअसल बात यह है कि कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, खेती, ये सब क्रोएशिया की इकोनॉमी के लिए काफी अहम है। और वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि स्थानीय कामगारों की थोड़ी कमी रहती है इन कामों के लिए। इसी वजह से इन सेक्टर्स में भारतीय या दूसरे देशों के कामगारों के लिए अवसर ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा, ये बात है। और मान लीजिए किसी को जॉब ढूंढनी है, तो सही जगह कौन सी है? कहाँ देखें? देखिए, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स तो हैं ही, जैसे www.mojpasao.net या www.pasao.hr। ये काफ़ी पॉपुलर है रहा। लेकिन एक ज़्यादा सुरक्षित, मैं कहूँगी ज़्यादा भरोसेमंद तरीका है भारत सरकार का जो emigrate.gov.in पोर्टल है। उस पे जो रजिस्टर्ड सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, उनके जरिए कोशिश करना। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, इससे वो धोखाधड़ी वगैरह का खतरा काफी कम हो जाता है। सही कहा। तो ठीक है, मान लीजिए नौकरी मिल गई, ये पहली बड़ी मुश्किल पार हुई। लेकिन अब असली काम, मतलब वो कागजी कार्रवाई, वो तो अब शुरू होती होगी, है ना? अगला कदम क्या रहता है? हाँ, और यहीं पर एक बहुत अहम जानकारी है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। वो ये कि कर्मचारी यानी वर्कर वो खुद वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा। जी हाँ, ये पूरी जिम्मेदारी क्रोएशियाई एम्प्लॉयर की है। उन्हें ही क्रोएशिया के आंतरिक मंत्रालय, वहां उसे MUP कहते हैं, मिनिस्टार्स्वो उनुतारनीह पोस्लोवा, आप यूं समझ लीजिए जैसे भारत का गृह मंत्रालय होता है, वहां आपके लिए वर्क और रेजिडेंस परमिट दोनों का आवेदन डालना होता है। ओहो, ये बात तो वाकई ध्यान रखने वाली है। तो फिर एम्प्लॉयर को भारत में बैठे उम्मीदवार से किन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? क्या दस्तावेज लगते हैं? हाँ बिल्कुल। एम्प्लॉयर आपसे कुछ जरूरी कागजात मांगेगा, जैसे आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने बची हो, आपकी पढ़ाई या काम के तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स, हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, और हाँ, भारत से मिला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC। PCC, हाँ, वो तो आजकल जरूरी है। हाँ, ये साबित करता है कि आपका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इसके अलावा क्रोएशिया में आप कहाँ रहेंगे उसका प्रूफ या पता भी देना होता है। इस पूरी परमिट प्रक्रिया में, मतलब MUP से अप्रूवल आने में करीब 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। 4 से 8 हफ्ते, ठीक है, ये टाइमलाइन ध्यान में रखनी होगी। और जब MUAP से मान लीजिए परमिट अप्रूव हो गया, तब क्या होता है? तब क्रोएशियाई सरकार उस एम्प्लॉयर को एक ऑफिशियल निर्णय पत्र भेजती है, अंग्रेजी में कहें तो डिसीजन लेटर। ये दस्तावेज एक तरह से आपकी वीजा आवेदन की चाबी है। अच्छा, तो इसी लेटर के आधार पर फिर भारत में वीजा के लिए अप्लाई करना होता है? एकदम सही कहा आपने। जैसे ही ये निर्णय पत्र मिलता है, उम्मीदवार को भारत में जो क्रोएशिया के VFS सेंटर्स हैं, ये वीजा एप्लीकेशन जमा करने के लिए सरकार द्वारा ऑथराइज्ड बाहरी एजेंसीज होती हैं, या फिर आप सीधे नई दिल्ली या मुंबई में जो क्रोएशियाई दूतावास है, वहां जाकर टाइप D वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। और ये टाइप D वीजा, ये क्या कोई खास तरह का वीजा है? हाँ, टाइप D वीजा लॉन्ग टर्म स्टे के लिए होता है, मतलब लंबे समय तक रहने के लिए, खासकर काम करने के मकसद से। ये छोटी यात्राओं वाले टूरिस्ट वीजा, जिसे शेंगेन वीजा भी कहते हैं, उससे अलग है। इसके आवेदन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें शामिल है
वही वर्क परमिट वाला निर्णय पत्र, पासपोर्ट तो चाहिए ही, पूरा भरा हुआ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, एक पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 30 दिनों का ट्रैवल इंश्योरेंस और वीजा फीस। फीस कितनी होती है लगभग? फीस करीब 9,000 से 10,000 के बीच हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और हाँ, कभी-कभी वो फ्लाइट बुकिंग का प्रूफ भी मांग सकते हैं। समझ गया। तो वीजा स्टैंप होकर पासपोर्ट वापस आ गया, अब तो बस तैयारी क्रोएशिया की उड़ान भरने की, या वहां पहुंचकर भी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं? हाँ, बिल्कुल। सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। क्रोएशिया पहुंचने के बाद 30 दिनों के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप जिस शहर में रहने वाले हैं वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन जाएं। ये फिर से वही MUP ऑफिस ही होता है। अच्छा, वही MUP। जी हाँ, वहां जाकर आपको अपना पता रजिस्टर करवाना होता है, अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होती है, जैसे उंगलियों के निशान, फोटो वगैरह, और अपना अस्थायी निवास कार्ड यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड लेना होता है। ये कार्ड मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप कानूनी तौर पर वहां रह सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। वाह, ये तो काफी मतलब एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। अच्छा, आपने प्रदीप सिंह के गाइड का जिक्र किया था, उसमें काम की शर्तों के बारे में भी कुछ बताया गया है, जैसे सैलरी कितनी मिलती है, काम के घंटे वगैरह? हाँ, उसमें कुछ सामान्य बातें बताई गई हैं, जैसे आमतौर पर हफ्ते में 40 से 48 घंटे काम होता है। अगर लेबर वर्क कैटेगरी की बात करें तो नेट सैलरी मतलब टैक्स वगैरह कटने के बाद जो हाथ में आता है वो महीने का 800 से 1200 यूरो के बीच हो सकती है। यूरो में? ठीक है। हाँ, यूरो में। और कई मामलों में रहने की व्यवस्था भी एम्प्लॉयर की तरफ से की जाती है या उसमें कुछ मदद मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अक्सर ये 1 साल का होता है, जिसे बाद में दोनों तरफ की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। और वर्क परमिट भी शुरू में 1 साल के लिए ही मिलता है, जिसे फिर रिन्यू करवाना पड़ता है। 800 से 1200 यूरो नेट सैलरी और रहने का इंतजाम, ये तो सुनने में काफी लोगों के लिए आकर्षक हो सकता है। लेकिन क्या इस पूरे रास्ते में कोई जोखिम, कोई प्याज, मतलब कोई फंदा भी है जिससे सावधान रहने की जरूरत है? बिल्कुल, और ये शायद सबसे जरूरी बात है आज की चर्चा के। एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, बाजार में ऐसे एजेंट बहुत सक्रिय हैं जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से बहुत मोटी रकम ऐंठ लेते हैं या फिर फर्जी नकली जॉब ऑफर पकड़ा देते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। जी, ऐसे धोखेबाजों से बचना बेहद जरूरी है। हमारी सलाह तो यही होगी कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के emigrate.gov.in पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड अधिकृत रिक्रूटर्स हैं या फिर सीधे क्रोएशिया की जो जानी मानी स्थापित कंपनियां हैं उन्हीं पर भरोसा करें। किसी भी अनजान एजेंट को पैसा देने से पहले 100 बार सोचें, पूरी जांच पड़ताल करें। ये बहुत जरूरी है। ये सलाह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम प्रदीप सिंह की गाइड से मिली जानकारी का एक तरह से सार निकालें तो मुख्य कदम क्या हुए? पहला, क्रोएशिया में जॉब ऑफर पक्का करना। हाँ, दूसरा, एम्प्लॉयर द्वारा क्रोएशिया में ही वर्क परमिट का आवेदन करवाना। सही। तीसरा, उस परमिट के आधार पर भारत में टाइप डी वीजा के लिए आवेदन करना। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी कदम, क्रोएशिया पहुंचकर वहां के स्थानीय MUP ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना। एकदम सही, ये मुख्य पड़ाव है। और ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है जो क्रोएशिया में काम के अवसर तलाश रहे हैं। बस ध्यान यही रखना है कि सही प्रक्रिया अपनाएं और भरोसेमंद स्रोतों का ही इस्तेमाल करें। यही सफलता की कुंजी है, समझिए। बिल्कुल। और इस सारी बातचीत से एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जिसका जिक्र शायद गाइड में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है। क्या ये जो वर्क परमिट मिलते हैं, क्या इनके जरिए आगे चलकर क्रोएशिया में लंबे समय तक बसने या शायद स्थायी निवास मतलब परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का भी कोई रास्ता खुल सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। ये शायद आगे और जानने का और पता करने का एक दिलचस्प पहलू हो सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही।